चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हानिया की हत्या से तमतमाए 57 मुस्लिम देश, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की खाई कसम। बता दें मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इजराइल हमास जंग के बीच हर दिन नई खबर आ रही है। अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले ईरान की ओर से हिजबुल्लाह ने अटैक किया, वहीं ईरान ने भी आंखें दिखा रहा है। इस बीच खबर है कि दुनिया के 57 देशों ने इजराइल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने पिछले सप्ताह ईरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। साथ ही OIC ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम भी खाई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में बुधवार को 57 सदस्यीय ब्लॉक की एक बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि वह इस जघन्य हत्या के लिए अवैध कब्जे वाली शक्ति इजराइल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता है। बता दें दोस्तों, इसे OIC ने ईरान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया। गाम्बिया के विदेश मंत्री मामादो तंगारा, जिनका देश OIC का अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हानिया की जघन्य हत्या और गाजा में चल रहे युद्ध से क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर OIC ने तोड़ी चुप्पी। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन OIC ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। OIC ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबरें चिंताजनक हैं। बांग्लादेश की सरकार और अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि हमलों के बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के कई लोग अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। यह आदर्श होना चाहिए और इस पर सभी को अमल करना चाहिए। इधर ईरान लेबनान की धमकी जारी, उधर इजराइल ने इन ठिकानों को कर दिया नष्ट। जी हां, बता दें ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला इजराइल से लेने का ऐलान किया है। IDF ने जानकारी दी है कि रात भर हुए हमलों में दक्षिण लेबनान हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नष्ट हो गए। ईरान और लेबनान से मिल रही धमकियों के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह के खतरों को देखते हुए ये देश किसी भी समय इजराइल पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ईरान और लेबनान की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन खतरों को देखते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और उसके समर्थक हमें आतंकवाद के चंगुल में फंसाना चाहते हैं। हम निकट और दूर हर मोर्चे और हर क्षेत्र में उनके खिलाफ होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राहुल गांधी की भ्रामक तस्वीर शेयर करने पर कंगना रनौत को 40 करोड़ की मानहानि का नोटिस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भ्रामक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत को महंगा पड़ गया है। उन्हें सांसद की टोपी पहने तस्वीर शेयर करने पर 40 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा गया है। हालांकि पिछले दिनों संसद में कांग्रेस नेता ने जाति जनगणना की बात कही थी, जिसके चलते इस मामले ने तूल पकड़ा और इसमें फिर अभिनेत्री भी कूद पड़ी। फिर उन्होंने ये तस्वीर शेयर कर दी। हाल ही में कंगना रनौत ने संसद में जाति जनगणना पर अपनी टिप्पणी को लेकर गांधी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने गांधी की एक नकली तस्वीर साझा की, जिसमें विपक्ष के नेता को मुस्लिम टोपी पहने, गले में एक समुदाय विशेष का साइन क्रॉस और माथे पर हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाए देखा गया। फोटो के साथ अभिनेत्री ने लिखा था कि जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करनी है। भारतीय प्रोटोकॉल अधिकारियों ने की हसीना की टीम के सदस्यों की मदद, कपड़े और अन्य सामान भी दिलाया। बता दें कि अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों को खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में भागना पड़ा। उनके साथ भारत पहुंचे अधिकांश लोगों को अपने साथ जरूरी सामान लेने का भी समय नहीं मिला। शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और अन्य सहयोगी सोमवार को ढाका से C-130 से परिवहन विमान से भारत पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि उनके दल में शामिल सभी सदस्य जल्दबाजी में भारत आए थे। उनमें से कई लोग अपने साथ कपड़े या कोई अन्य दैनिक वस्तुएं नहीं ले सके। उनके भारत पहुंचने के बाद भारतीय प्रोटोकॉल अधिकारियों ने हसीना की टीम के सदस्यों को कपड़े और अन्य सामान खरीदने में मदद। वहीं सूत्रों ने बताया कि हसीना के सहयोगी पिछले कुछ दिनों में स्वदेश में मिले अनुभव और दृश्यों के कारण सदमे की स्थिति में थे।
वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हंगामा, चिराग पासवान का सामने आया स्टैंड। बता दें कि गुरुवार यानी 8 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा वक्फ कानून में संशोधन करने वाला बिल पेश किया गया। इस दौरान सदन में काफी हंगामा हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने रुख को स्पष्ट किया। इस बिल को लेकर न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी मतभेद देखने को मिले। आपको बता दें कि एलजेपी यानी चिराग गुट के उच्च सूत्रों के अनुसार पार्टी फिलहाल इस बिल को सेलेक्ट स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाने के पक्ष में है। उनका मानना है कि इस बिल पर अधिक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिल पेश होने के बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हितों को चोट पहुंचा सकता है। इसके विपरीत सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया है। राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए जल्द शांति और सामान्य स्थिति की मांग की। बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने के बाद बृहस्पतिवार को उन्हें बधाई दी और कहा कि शीघ्र ही शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की समय की मांग की। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, जिनके साथ हम भारतीयों का ऐतिहासिक रिश्ता है, उनमें सामान्य स्थिति और शांति लौटेगी। रिटायरमेंट वापस लेंगी विनेश फोगाट, भारत वापसी पर होगा ये बड़ा काम, बहन बबीता फोगाट ने दिए संकेत। जी हां, बता दें भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के संन्यास की खबर से पूरा भारत देश में आहत है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश को ना तो कोई मेडल मिलेगा और ना ही उन्हें कोई रैंक दी जाएगी। उनका परिवार समेत पूरा देश इस खबर से दुखी है, लेकिन अब उनकी बहन बबीता फोगाट ने अपने बयान में विनेश की वापसी के संकेत दिए हैं। बबीता का कहना है कि विनेश ने इतना बड़ा फैसला लिया है, लेकिन उनके पिता महावीर सिंह फोगाट विनेश से बात करके उन्हें मनाएंगे। एक इंटरव्यू में बबीता फोगाट ने कहा, मैं जानती हूं कि विनेश को 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण डिस्क्वालीफाई किया गया है। पूरा विश्व जानता है कि यह सब नियमों के तहत किया गया है। बबीता फोगाट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनके पिता महावीर सिंह फोगाट रिटायरमेंट के संबंध में विनेश से बात करेंगे। बबीता ने आगे कहा, विनेश ने जो संन्यास लेने का निर्णय लिया है उससे पूरा परिवार दुखी है। परिवार ही नहीं बल्कि विनेश के रिटायर होने से सभी देशवासी दुखी हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि विनेश एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो, दोबारा मेहनत करे और 2028 ओलंपिक्स में भारत को वह गोल्ड मेडल दिलाए, जो इस बार चूक के कारण नहीं मिल पाया। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक, अखिलेश के किस आरोप पर लोकसभा में खड़े होकर बोले अमित शाह। बता दें लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश कर दिया गया है। इस पर जबरदस्त बहसबाजी देखने को मिल रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी के चीफ और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने भी बिल पर कड़ी आपत्ति जताई है। सपा चीफ ने लोकसभा में कहा, ये बिल बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसे नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। अन्य धार्मिक मसले में कोई गैर बिरादरी का नहीं आता है तो फिर वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जताई। शाह ने तुरंत खड़े होकर अखिलेश से कहा, अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ विपक्ष के नहीं बल्कि पूरे सदन के हैं। आप इस तरह की गोलमोल बात नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। मैं ट्रंप को अच्छी तरह जानती हूँ। चुनाव अभियान शुरू होते ही पूर्व राष्ट्रपति पर बरसी कमला हैरिस। बता दें कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार में व्यस्त हैं। इस दौरान उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी लोकप्रियता से घबरा गए हैं। इसी के चलते वो चुनाव अभियान में लगातार कमला हैरिस पर निशाना साध रहे हैं। बुधवार यानी 30 जुलाई को अश्वेत पत्रकारों के वार्षिक सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लेकर कहा कि वे भारतीय हैं या अश्वेत हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। वहीं अब कमला हैरिस भी चुनावी जंग में उतर आई हैं। गुरुवार को चुनाव अभियान को संबोधित करते हुए कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप कि आप बहस के मंच पर मुझसे मिलने के बारे में फिर से सोचेंगे, क्योंकि कहावत है कि अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे सामने
कही है। इसके आगे उन्होंने कहा वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रकार जानती हैं, उन्होंने ऐसे कई प्रकार के अपराधियों का सामना किया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के साथ हुए वार्षिक सम्मेलन में कहा था कि क्या कमला हैरिस अश्वेत हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा था कि वे शुरू में भारतीय थी और अचानक से अब वो अश्वेत बन गई। इस बयान के बाद ही कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को बहस की चुनौती दी और कहा अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो सामने बोलिए। तो दोस्तों ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।